हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 4.4 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं, उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको यूट्यूब पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। और बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल विनायक जी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.4। पहला प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। क्या बनाइए? समीकरण। फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, बस सबसे पहले वो हमसे समीकरण बनवा रहा है, यहाँ कुछ लाइन दे रखी है और उनको सॉल्व करवा रहा है। ठीक है, करते हैं। कुछ नहीं, इस सवालों को हम पिछली 2 एक्सरसाइजों में सीख चुके हैं, बस वही सवाल है, कुछ भी नया नहीं है। जो सवाल हमने 4.2 और 4.3 में सीखे थे ना, बस वही है। देखिए, ए है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होता है। चलिए, कुछ नहीं, हम लिखेंगे माना वह संख्या x है। ठीक है ना, अब लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखिए x। अब सवाल पढ़िए, एक संख्या ये गई के 8 गुने में, यानी कि इसका 8 गुना, 8 गुने का मतलब 8 गुना हो गया 8x में 4 जोड़िए, जोड़ दिए 4, आपको 60 प्राप्त होता है, यानी कि बराबर होगा हमारे 60। ठीक है ना। चलिए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। कुछ नहीं, पहले प्लस को उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा 8x बराबर 60, प्लस के 4 उधर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो 8x बराबर 60 में से 4 गए तो 56। ठीक है, अच्छा, अब 8x के साथ गुणा के निशान के साथ है, उधर चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी कि भाग में, तो इधर बचेगा x बराबर 56 बटे में 8, ये यहाँ आ गया, तो 8 से 56 काट दीजिए, 8 सत्ते 56, तो x बराबर निकल कर आया 7। यही हमारे इस समीकरण का हल हो गया। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न करते हैं। बी है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। चलिए, कोई नहीं, हम लिखेंगे माना वह संख्या x है। ठीक है ना। चलिए, अब इस सवाल को करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ x। अब सवाल को फिर से पढ़ेंगे। एक संख्या, ये गई संख्या, का 1/5, यानी कि का मतलब गुणा, 1/5 घटा 4, यानी कि -4, संख्या 3 देता है, यानी कि बराबर होता है 3। ठीक है ना, ये बन गया हमारा समीकरण। चलिए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए, x और 1 का गुणा करेंगे तो x बटे 5, ठीक है, -4 बराबर 3। ठीक है, चलिए, अब इस माइनस को उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा x/5 बराबर 3। ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा x/5 बराबर 7। ठीक है, चलिए इधर करेंगे अब इसे। तो अब एक काम कीजिए, अब ये बटे में 5 है ना, इसको उधर भेज देंगे तो किस में चले जाएंगे? गुणा के निशान के साथ। तो हमारे पास क्या बचेगा? इधर x बाएं पक्ष में और इधर 7 गुणा 5। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, x बराबर आएगा 7 पंजे 35। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। चलिए, अगला करते हैं। सी है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होगा। अच्छा, हम लिखेंगे माना वह संख्या x है। ठीक है ना, आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, या कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान लीजिए, a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट आप मान सकते हैं। ठीक है ना, x ज्यादा सूटेबल लगता है, इसलिए हम x ही मानते हैं। चलिए, अगली सवाल में बदल देंगे, तो लिखेंगे माना वह संख्या x है, तो सबसे पहले लिखिए यहाँ x। ठीक है, अब इस सवाल को फिर से पढ़िए। यदि मैं किसी संख्या हो गई 3/4 लेकर, यानी कि इसका कितना 3/4, 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, इसमें कितने जोड़ने हैं हमें? 3।
तो मुझे 21 प्राप्त होता है, यानी कि बराबर होता है 21। ठीक है ना। बस इस सवालों में कुछ नहीं है, जैसे जैसे ये भाषा हमको देती चली जाए ना किताब, बस वही लिखते चले जाइए, आपका समीकरण बनकर तैयार। समीकरण बन गया तो आप सॉल्व तो करना जानते हैं, कुछ नहीं। देखिए 103 का ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 4 प्लस 3 बराबर 21। ठीक है, अच्छा अब प्लस को उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा 3x बटा 4 बराबर 21। अब ये इधर जाएगा दाएं पक्ष में तो चिन्ह बदल जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये चिन्ह इसका माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। ठीक है, तो इधर बचा हमारे पास 3x बटे 4 बराबर 21 में से 3 गए तो 18। चलिए अब एक काम कीजिए, इस 4 को उधर भेज दीजिए, चला जाएगा, तो इधर बचेगा 3x बराबर 18 गुणा 4। ठीक है ना। अच्छा, चाहे तो इसे यहाँ सॉल्व कर लीजिए, और यदि आप नहीं भी करना चाहते हैं ना तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए। अब इस 3 को इधर फिर से पक्षांतर कर दीजिए, तो ये किस निशान के साथ है, गुणा, उधर जाएगा तो भाग, भाग का मतलब बटे में। ठीक है, तो यहाँ पहले से 18 गुणा 4, चाहे तो इसे सॉल्व कर लीजिए, और वरना मैं कहूंगा नहीं करिए क्योंकि नीचे आएगी तो संख्या फिर से काटनी पड़ेगी, तो इसे बटे में ले आइए 3। अब 3 से काट दीजिए, ये कट जाएगा, कितनी बार, 3 छिंग 18, और ऊपर 6 चौक 24, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आई हमारी 24। ठीक है ना। चलिए बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर डी, जब मैंने किसी संख्या के दोगुने में से 11 घटाया तो परिणाम प्राप्त हुआ 15। चलिए कुछ नहीं, इस बार हम x की जगह y मानते हैं, तो हम लिखेंगे माना वह संख्या y है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम y, फिर अब इस सवाल को दोबारा से पढ़ेंगे। जब मैंने किसी संख्या के दो गुने में, दो गुने का मतलब इस संख्या का दो गुना, तो 2y हो गया, मैं से 11 घटाया, इसमें से हमने कितना घटाया, 11 घटाया, तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ, यानी कि बराबर कितने आए, 15। हमारा समीकरण बनकर तैयार, यानी कि 2y माइनस 11 बराबर 15। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब इस माइनस वाली संख्या को सबसे पहले इसका पक्षांतर करेंगे। देखिए इधर बचेगा हमारे पास 2y बराबर 15। ठीक है, अब इसका पक्षांतर होगा तो ये माइनस की है, तो इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस के 11। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारे पास आया 2y बराबर कितने आए, 26। ठीक है ना, 15 और 11 26। अब क्या करेंगे, अब इस 2 को इधर भेज दीजिए, इसका भी पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर बचेगा y बराबर 26 बटा 2, 2 से 26 कट जाएगा, कितनी बार, 13 बार, तो हमारे पास आंसर निकल कर आया y बराबर 13। यही हमारे इस समीकरण का हल हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर ई, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हम लिखेंगे माना वह संख्या, इस बार चलो z मान लेते हैं। ठीक है ना, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका, यानी कि 50 में से घटाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 50। ठीक है ना, अब कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के 3 गुने को घटाया, और हमने उस संख्या क्या मानी थी, उसकी अभ्यास पुस्तिका की संख्या z, तो वो कह रहा है z का 3 गुना घटाया। ठीक है, तो हम लिखेंगे घटाया कितना, z का 3 गुना, तो z का 3 गुना होता है 3z। ठीक है ना, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ, यानी कि बराबर में कितना आया, 8। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया तो, हाँ, बस हमारा समीकरण बनकर तैयार। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं, तो सबसे पहले माइनस वाली ये जो माइनस के साथ है ना 50 की संख्या, इसको उधर भेज देंगे, सबसे पहला काम। ठीक है, तो इधर हमारे पास बचेगा क्या, माइनस के 3z। ठीक है, बराबर 8। अब ये संख्या किसकी है, चिन्ह तो है नहीं, तो ये प्लस की है, ये उधर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, माइनस की, तो ये बन गए माइनस के 50। ठीक है, तो -3z इधर बचा, 50 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 42। अब चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि माइनस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यदि दोनों पक्षों में आपको समान चिन्ह दिखे माइनस का, तो आप उसे वैसे ही काट सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हमारे पास बचा 3z बराबर 42। अब इस z के साथ 3 है गुणा के निशान के साथ, इसका भी पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर बचेगा हमारे पास z बराबर
42, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे में। 3, 3 से 42 काट दीजिए, कितनी बार कटेगा बताइए, 14 तिया 42, 14 बार कट जाएगा। तो z बराबर आया हमारा 14, यही हमारे समीकरण का हल हो गया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा बच्चों, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, F वाला। ठीक है ना। इसे आप करेंगे और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि सर हमने कर लिया, हमारे बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, होमवर्क मैं आपको इसलिए दे देता हूँ कि आप भी अपना थोड़ा सा दिमाग चला सकें और आपको भी लगे कि हाँ हम सीख रहे हैं, तो हम अपना टेस्ट तो कर ही लें। एक सवाल तो सर हमें दे ही रहे हैं करने के लिए। यदि नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे भी बता दूंगा आपको। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं होशियार बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे सारे बच्चे इसको करेंगे और मुझे कमेंट में करके बताएंगे भी कि सर हमने आपका होमवर्क कर लिया। ठीक है ना। चलिए जी करते हैं। अनवर एक संख्या सोचता है। ठीक है, अनवर कोई लड़का है, वो इस संख्या को सोच रहा है। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। चलिए कोई बात नहीं, अब लिखेंगे हम, माना वह संख्या x है। ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले x लिखिए। अब सवाल को पढ़िए। अनवर एक संख्या सोचता है, ये आ गई संख्या x। यदि वह इस संख्या के 5/2 में, यानी कि इसका 5/2, चाहे तो गुणा के साथ 5/2 लिख लीजिए या डायरेक्ट 5/2 लिख दीजिए। इस संख्या का 5/2 ये हो गया। ठीक है ना। में से 7 निकाल देता है, तो यानी कि इसमें से क्या कर रहा है, 7 निकाल देता है, तो परिणाम 23 प्राप्त होता है, यानी कि बराबर होते हैं 23। ठीक है, समझ में तो आया ना बच्चों। संख्या का 5/2 में से 7 निकाल देता है, यानी कि -7 कर देता है, तो उसे 23 प्राप्त होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं, समीकरण बन गया आपका। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इधर बचेगा हमारे पास 5/2 x, ये बराबर सबसे पहले 23। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5/2 x बराबर 23 और 7 30। ठीक है, अब इस 5/2 का भी पक्षांतर कर दीजिए। चलिए तो इधर बचेगा x 30। अच्छा, ये गुणा के निशान के साथ है तो उधर जाएगी तो भाग के निशान के साथ हो जाएगी। चाहे तो आप इसे भाग के निशान के साथ करके फिर गुणा में बदलेंगे, या मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं इसको एक लाइन बचाने का, कि इसको, ये गुणा के निशान के साथ है, ये संख्या गुणा के निशान के साथ ही रहेगी। बस क्या होगा, इसका क्रम बदल जाएगा, यानी कि अंश का हर, हर का अंश हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। देखिए, ये गुणा के निशान के साथ है, आप यहाँ पर भी गुणा का निशान कर दीजिए। बस इस संख्या का क्रम बदल दीजिए। जो संख्या अंश में है उसे हर में पहुंचा दीजिए, हर वाली को अंश में। ठीक है, तो यानी कि अंश में कितना है, 5, तो हम यहाँ लिख देंगे हर, और हर की जगह अंश। समझ में आया बच्चों? चलिए मैं आपको और दूसरे तरीके से बताऊं इसको। देखिए, जैसे यदि हम इसको ऐसे लेते, x बराबर 30, अब ये गुणा में है तो भाग में होगी, तो भाग 5/2। ठीक है ना। अच्छा, अब भाग वाली संख्या आप जानते हैं कि भिन्नों का भाग आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि होता ही नहीं है। इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले भाग के निशान को गुणा में बदलिए और इसका क्रम बदल दीजिए। तो यहाँ आएगा हमारे पास 30 गुणा अंश को हर, हर को अंश, तो 2/5। यही तो आया ना, 30 गुणा 2/5। मैंने आपका ये वाला एक स्टेप हटाकर ये डायरेक्ट कर दिया है, चाहे तो आप स्टेप लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसको काट देंगे, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू निकल कर आई हमारे कितनी, 12। ठीक है, यही हमारा समीकरण का हल होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को हल कीजिए। एक अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकांश अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, यानी कि जो अधिकतम अंक है उसका न्यूनतम अंक 2 गुना प्लस 7 है। ठीक है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, अधिकतम तो इसमें दिया है 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं है, निकालेंगे हम इसे। तो हम लिखेंगे, माना कि न्यूनतम संख्या कितनी है, x है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए आप x को। ठीक है, अच्छा, और अधिकतम भी हमें दिए हैं,
चलिए इसे भी लिख लीजिए क्योंकि अधिकतम बराबर में जाएंगे, तो अधिकतम है 87। ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल को फिर से पढ़िए। तो वो कह रहा है कि न्यूनतम अंक का दोगुना, यानी कि ये न्यूनतम अंक, इसका दोगुना, तो कर दीजिए दोगुना, जमा 7, यानी कि जमा का मतलब प्लस 7 अधिकतम अंक हो जाते हैं, यानी कि ये न्यूनतम अंक है ना, इसका दोगुना प्लस 7 बराबर अधिकतम अंक हो जाते हैं, और अधिकतम अंक कितने हैं? 87। कुछ नहीं, समीकरण हमारा बनकर तैयार। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 2x बराबर 87, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस की है तो बदल जाएगी माइनस में, माइनस के हो जाएंगे 7। ठीक है, 2x बराबर 87 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 80। ठीक है, और x बराबर इस 2 को कहाँ भेजेंगे? पक्षांतर करके दूसरी तरफ, दाईं तरफ, तो क्या हो जाएगा? ये गुणा के निशान है तो भाग में चले जाएंगे, भाग का मतलब बटे में 2, 2 से 80 काट दीजिए, कितनी बार? 40 बार। तो x बराबर आ गया हमारा 40। तो यही हमारा क्या हुआ? समीकरण का हल। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 40। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, वीडियो तो पसंद आ रही है? यदि आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा, जो कि डेली ही डालता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको इस चैनल पर, अभी तो आप 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको इसी चैनल पर 12th लेवल तक का सारा मटेरियल, यानी कि सारी की सारी क्लासेस, हर सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला, आपको कहीं भी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने माता पिता के पैसे बचा पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब पर सारी वीडियो फ्री होती हैं। और यदि आप ट्यूशन नहीं जाएंगे तो घर पर रहेंगे, घर पर बैठे बैठे पढ़ेंगे तो आपके ट्यूशन जाने और आने का समय बचेगा। तो हुए ना 2 फायदे, एक पैसे की बचत, आपको अपने माता पिता के पैसे प्राइवेट ट्यूशन में खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरा, कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे इतना अच्छा मटेरियल पढ़ पाएंगे। तो इतना फायदा हम आपका करा रहे हैं, तो थोड़ा सा फायदा आप हमारा भी कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बस उसे दबा दीजिए, और उसके बगल में घंटी वाला बटन है, उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए। प्लीज कर दीजिए ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बी है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है, यानी कि आधार कोण जो है बराबर है, शीर्ष कोण 40 डिग्री का है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? यानी कि वो हमसे आधार कोण पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज में। याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो। ठीक है ना। इसे सॉल्व करने से पहले हमें एक त्रिभुज की जरूरत होगी। चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ये कोण ए, ये कोण बी, और ये कोण सी। ठीक है, अब आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तभी इसका नाम है समद्विबाहु, यानी कि 2 भुजाएं बराबर। सम मतलब बराबर। ठीक है, यदि ये हमने भुजाएं बराबर मान ली है तो ये आधार वाले कोण भी बराबर होंगे, ये इसका नियम होता है। जो भुजाएं बराबर होती है ना, उसका आधार कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब वो हमसे कह रहा है कि शीर्ष कोण 40 डिग्री का है, तो सबसे पहले तो हम शीर्ष कोण ये हो गया, तो ये कितना है? 40 डिग्री का। अब ये कोण बराबर है और यही हमसे निकलवा रहा है, तो हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण x डिग्री का है। ठीक है ना, तो ये कितने डिग्री के हो गए? x डिग्री के, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम इन्हें x मानेंगे। अब क्या, अब इन सवालों को करेंगे। अच्छा, वो हमसे एक बात और कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि हम इन तीनों कोणों को जोड़ दें तो 180 के बराबर हो जाएंगे। फिर जोड़ते हैं इन्हें, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना। देखिए ये कोण का निशान है, आप जानते होंगे। चलिए अब इन दोनों तीनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें किस किस की वैल्यू दी है? तीनों की ही दी है। ए बराबर कितना है? 40 डिग्री, तो कोण ए बराबर 40 प्लस कोण बी बराबर x, और कोण सी बराबर भी x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 40 और ये x और x, एक x ये है, एक x ये है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। तो 2x बराबर इस 40 को हम उधर भेज देंगे,
180 प्लस के निशान के साथ है तो 40 कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस में पक्षांतर होकर, ठीक है ना। तो इधर बचा 2x बराबर 80 में से 40 गए तो 40 यानी कि 140, इतना बचा हमारे पास। अब इस 2 को भी दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो इधर बचेगा x बराबर 140, 2 गुणा के निशान के साथ है तो बटे में पहुंच जाएंगे, 2 से 140 काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 बार 0, तो x की वैल्यू निकल कर आई हमारी 70, ठीक है ना। यानी कि ये कोण कितने का हो गया, ये कोण भी 70 का और ये कोण भी 70 का, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना, बहुत आसान तरीके से करा रहा हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कमेंट करके बता जरूर देना कि हाँ सर हमें सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर सी, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है, ठीक है। मतलब जो सचिन ने रन बनाए हैं राहुल से डबल है उसके रन, ठीक है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है, यानी कि दोहरा शतक कितना 200 और उससे 2 कम यानी कि इससे भी 2 कम, तो कितना हो गया 198, ठीक है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, यानी कि दोनों के तो हमें पता चल गए कि कितने बनाए हैं 198। अब वो पूछ रहा है अलग अलग दोनों ने कितने रन बनाए हैं, ठीक है कोई बात नहीं करेंगे इसे। देखिए कम रन किसने बनाए हैं, जिसने कम बनाए हैं उसे हम एक्स मानेंगे, सचिन ने ज्यादा बनाए हैं राहुल ने कम, तो राहुल को बनाएंगे हम एक्स, यानी कि राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हैं एक्स, ठीक है। और वो कह रहा है कि सचिन ने बनाए हैं उसका दुगना, ठीक है। इसका ये इतना एक्स बनाए हैं तो इसका दुगना कर दो, इसके हो गए 2x, ठीक है ना। चलिए अब वो कह रहा है कि उन दोनों ने मिलकर बनाए गए रन, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यदि आप इन दोनों के रनों को जोड़ देंगे, किसके को, एक तो सचिन के कितने हैं 2x और राहुल के x, तो ये कितने हो जाएंगे 198, यानी कि दोहरे से 2 रन कम, ठीक है ना। आपका समीकरण बनकर तैयार। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 2x ये है और 1x ये है, तो कितने हो गए 2 और 1 3x बराबर 198, ठीक है ना। चलिए अब इसका पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 3 उधर चला जाएगा तो यानी कि बटे में जाएगा। अब इसे काट दीजिए, 3 से ये कट जाएगा, 3 6 18, 6 बार 1 इधर आ गया तो 3 6 18, यानी कि x बराबर आ गया कितने 66, ठीक है। तो राहुल ने कितने रन बनाए थे, तो x बनाए थे, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 66, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि सचिन ने, तो x का दुगना यानी कि x 66 गुणा इसका दुगना कर दो, तो ये कितने आ गए 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि जो सचिन ने रन बनाए हैं वो है 132, ठीक है ना। चलिए यहाँ हमारे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कि राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर 66 और जो है सचिन द्वारा तो 2 गुणा 66 132, ठीक है ना। चलिए हमें तो बस आपको समझाना है, आपको नोट्स तो खुद ही बनाने होंगे ना, तो नोट्स हमेशा प्रॉपर तरीके से बनाए जाते हैं, हम तो सिर्फ आपको सिखा रहे हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना है। तो आप सीख तो गए, अब नोट्स आप खुद बना लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, यानी कि इरफान के पास परमीत के 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। अब इरफान के पास 37 कंचे हैं, उसकी संख्या भी दे दी है, तो कह रहा है कि परमीत के पास कितने कंचे हैं ये बतानी है। देखिए इस प्रश्न को हम पिछली एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ उसने दोबारा से रिपीट कर दिया है, जब उसने किया है तो हम भी करेंगे। वैसे इस एक्सरसाइज इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम इस सवाल को सीख चुके हैं। चलिए तो हम लिखेंगे कि माना परमीत के पास कंचे हैं बराबर कितने, चलिए इस बार z मानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे सबसे पहले z, अब सवाल को पढ़ेंगे कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुना, यानी कि इसका 5 गुना, 5 गुना का मतलब 5z से 7 अधिक हैं, यानी कि इससे भी 7 अधिक हैं, अधिक का मतलब जोड़। और इरफान के पास कितने कंचे हैं 37, तो बराबर 37, ठीक है बच्चों समझ में आया कि नहीं। हाँ मुझे पता है आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताना।
चलिए समीकरण हमारा बनकर तैयार। अब क्या करना है, बस इसे पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले प्लस को उधर भेजेंगे, तो इधर बचेगा 5z बराबर 37। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के साथ, तो इधर बचेंगे 5z बराबर 37 में से 7 गए तो 30। चलिए अब इधर क्या बचेगा, सिर्फ z। क्यों, क्योंकि इसे भी हमें पक्षांतर करना है। तो 30 ये किस निशान के साथ है, गुणा, तो दूसरी तरफ जाएगा भाग, भाग का मतलब बटे में संख्या, काट दीजिए, 5 छिक्का 30, तो z बराबर कितना आया, 6। तो यानी कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, 6 कंचे। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि परमीत के पास 6 कंचे हैं। लाइन आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु क्या है। देखिए ये प्रश्न भी हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, ये तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बुक वाला, इसके पास सवालों की कमी हो गई क्या। चलिए कोई बात नहीं, अब इसने रिपीट किया है तो हम भी करेंगे इसे। हम लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु, क्या माना इस बार, चलिए वाई मानते हैं इस बार, बहुत देर से वाई नहीं माना, तो हम लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु वाई वर्ष है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले वाई को लिखिए, सवाल को पढ़ेंगे। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुना, यानी कि जो लक्ष्मी की आयु है उसका 3 गुना, 3 गुना का मतलब 3 वाई से 4 वर्ष अधिक है, अधिक का मतलब योग 4, यानी कि 4 वर्ष अधिक है तो +4 कर देंगे। ये किसके आयु है, अब निकल कर आई 49 वर्ष, यानी कि उनके पिता की आयु। ठीक है, समझ में तो आया ना बच्चों कैसे किया, हमने क्या किया, लक्ष्मी की आयु के 3 गुना, ये लक्ष्मी की आयु वाई, इसका 3 गुना से 4 अधिक है। ठीक है ना, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, तो 3y बराबर 49, इस प्लस को पक्षांतर करके दूसरी तरफ भेजेंगे, तो प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा 3y बराबर 49 में से 4 जाएंगे तो 45। ठीक है ना, अब 3 का भी पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर सिर्फ y बचेगा, तो 45 बटे 3, 3 से काट दीजिए, 15 तिया 45, यानी कि 15 वर्ष। ये किसकी आयु निकल कर आई, लक्ष्मी की आयु, तो y बराबर कितना हो गया, 15। ठीक है ना, लक्ष्मी की आयु है 15 वर्ष। ठीक है, अगला पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। ठीक है, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। अच्छा, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थे, मतलब 3 गुने से 2 अधिक, कौन से, फलों वाले पेड़ों की संख्या के, यानी कि बिना फल वाले 3 गुने से 2 अधिक थे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न दे दिया समझने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, कोई बात नहीं, धीमे धीमे पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे इसे भी। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना फल वाले पेड़ों की संख्या x है। ठीक है ना, ये इतना काम तो बहुत सरल है। अच्छा, और बिना फल वाले पेड़ों की संख्या 77 हमें दी है, 77 है। ठीक है ना, ये सबसे पहले 2 काम करने हैं। अब फिर से सवाल पढ़ेंगे, वो हमसे कह रहा है कि फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक, यानी कि जो बिना फल वाले हैं ना, वो फलों वाले से 3 गुने से 2 अधिक है। मतलब सबसे पहले समझेंगे भी और लिखते भी चलेंगे, यानी कि सबसे पहले तो x लिखना है, ये हमें पता है। अब इसका 3 गुना करना है हमको, x का 3 गुना से 2 अधिक है, से 2 अधिक हो गई किसकी, बिना फल वाले, और बिना फल वाले कितने हैं, बन गया हमारा समीकरण। सवाल इतना बड़ा दिया है, समीकरण उसका एक लाइन में ही आ गया, बहुत छोटा सा समीकरण बना, तो उसने हमें बेवकूफ बनाने के लिए इतना बड़ा समीकरण दे दिया है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्लस वाली संख्या को उधर भेजेंगे, तो 3x इधर बचाएगा बराबर 77, और ये उधर जाएगा तो माइनस के 2। ठीक है ना, चलिए अब क्या बचाएगा हमारे पास, 3x बराबर 7 में से 2 गए तो 5 और 7, यानी कि 75। ठीक है,
अब इस 3 को भी उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा x बराबर 75, ये बटे में आ जाएगा क्योंकि उधर गुणा के निशान के साथ है। तो 3 से काट दीजिए, कितना 25 दिया 75, यानी कि 25 बार। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आई 25, ठीक है ना। तो फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई हमारे 25 पेड़, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मतलब एक पहेली दी है हमें, उसे सॉल्व करवा रहा है, कुछ नहीं बस समीकरण ही बनवाएगा और क्या करवाएगा। मैं एक संख्या हूं, सबसे पहले इसी लाइन को करते हैं। मैं एक संख्या हूं, हमने माना वह संख्या x है, ठीक है। मेरी पहचान बताओ, बता दी भैया तुम x हो। मुझे 7 बार लिखो, यानी कि x को 7 बार लिखने का मतलब 7x, ठीक है ना। लिख दिया 7x। मुझे 7 बार लो, ले दिया। और एक 50 जोड़ो, यानी कि इसमें कितने जोड़ो, 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। मतलब तिहरा शतक का मतलब 30, 300, ठीक है। तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी आपको 40 और चाहिए, यानी कि तिहरा शतक तक तब पहुंचेंगे जब 40 और हों, यानी कि 40 इसमें से घटा दो। लो भैया घटा दिया हमने, तो हमारे पास कितना बचा, 0, 6, 2, यानी कि 260, ठीक है ना। देखिए फिर से पढ़िए। मैं एक संख्या हूं, संख्या x मान ली। मेरी पहचान बताओ, बता दिया x है। मुझे 7 बार लो, दे दिया भैया, x का 7 गुना कर दिया। और एक 50 जोड़ो, प्लस 50 कर दिए। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 300 लिख दिए। आपको अभी भी 40 चाहिए, इसमें से 40 घटा दिए। देखिए अब यहाँ तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए 40 चाहिए, 260 में यदि हम 40 जोड़ देंगे, मतलब देखिए तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए 40 और चाहिए, 260 में यदि 40 जोड़ेंगे तो हम तिहरे शतक तक पहुंच जाएंगे। यानी कि वो हमसे कितने लेने की कह रहा है, 260, ठीक है ना। चलिए तो बराबर हो गए 260, हमारी पहली बनकर तैयार। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं, इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए मैं ये प्लस वाली संख्या को उधर भेजेंगे, इधर बचेगा 7x बराबर 260, ये उधर जाएगी तो माइनस की 50, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। चलिए आगे करते हैं इसे भी। तो 7x बराबर, देखिए 0 में से 0, 6 में से 5 गए तो 1 और 2, यानी कि 210, ठीक है। तो अब इस 7 को पक्षांतर कर देंगे उधर, इधर बचेगा हमारे पास कितना, x बराबर 210। इस जब ये 7 उधर जाएगा, यहाँ गुणा के निशान के साथ है तो उधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब बटे में, ठीक है। तो यानी कि बटे में 7। चलिए अब हमारा आया x बराबर 210 बटे 7, 7 से ये काट दीजिए, 7 दिया 21, 3 बार और 0, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आई हमारी कितनी, 30, ठीक है ना। तो यही हमारे समीकरण का हल हो गया। बच्चों कैसी लगी वीडियो, पसंद तो आई? यदि पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जानते हैं यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा और शायद आप उस वीडियो को ना देख पाए। और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मेरे बच्चे मेरी वीडियो से वंचित रहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत होशियार हों, ठीक है ना। तो अब यदि आपको होशियार होना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे नहीं लगते उसमें। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म और आपका ये 4th चैप्टर भी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।